गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था आपका सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा था और हमने लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने नंबर ऑफ एटीपी निकाले थे। ठीक है, कि अगर एक ग्लूकोज अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना, जैसे उसमें ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को मिला के तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 32। ठीक है, जैसे हमने देखा था एक साइकिल हमें 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP एंड 2 CO2। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि एक साइकिल हमें क्या देती है? 1 सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो ना, अगर आप ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हो तब ऑब्वियसली हमें 2 बार इसको काउंट करना पड़ता है, क्योंकि 2 पायरुवेट बनते हैं तो उससे 2 एसिटाइल कोई बनते हैं। लेकिन अगर एक सिट्रिक एसिड साइकिल की बात हो रही है तो इसका मतलब 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP एंड 2 CO2। ठीक है, अब इसमें जैसे आप ना एक ये भी याद रख सकते हो कि एक साइकिल से कितने एटीपी मिलते हैं। तो 3 NADH गिव्स यू 7.5, 1 FADH2 गिव्स यू 1.5 और 1 GTP इज 1। तो ये टोटल कितने हो गए? 10 एटीपी। तो एक सिट्रिक एसिड साइकिल से आपको, या मतलब एक एसिटाइल कोए जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो वो आपको 10 एटीपी देगा। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब कई जगह पे लिखा होता है कि 32 एटीपी। ठीक है, बट कुछ जगह पे क्या लिखा होता है आपका? 30 एटीपी। क्या लिखा होता है? 30 एटीपी। ठीक है, तो मेनली हमने ये समझना है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन मैंने आपको क्या बताया था? एक्चुअली जो एनएडीएच है, अब जो ग्लाइकोलिसिस वाले एनएडीएच है वो किस में बनते हैं? साइटोसोल में। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि 2 NADH होते हैं, वो कहां पर होते हैं? आपके साइटोसोल में। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बता रहा हूं एक्चुअली होगा क्या। क्योंकि देखो, आपको पता है कि NADH से अगर आपको एटीपी बनाने हैं तो उसको आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में लेके जाना होता है। अब ये जो NADH है ये डायरेक्टली तो आपके किस में नहीं जा सकता? ये तो जैसे NADH जो है ना, ये डायरेक्टली तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम चलो एक NADH का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक NADH प्लस H पॉजिटिव है, वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसने दो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन मान लो किसी सबस्ट्रेट को दे दिए। ठीक है, वो भी हम पूरा पाथ पे डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन उसने किसी भी, जैसे NADH तो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो किसी भी कंपाउंड जो भी होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसने वो हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, और वो इन हाइड्रोजन को लेके कहां पे चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, एक पाथवे में तो ये हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव को ही देता है। अगर हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव को देगा तो NADH ही बनेगा। ठीक है, तब तो एटीपी में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लिए भी उस पर्टिकुलर सबस्टेट या कंपाउंड ने NADH से थे और दे भी NAD पॉजिटिव को दिए। लेकिन दूसरे पाथवे में क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, आए तो NADH से हैं, बट ये हाइड्रोजन दिए जाते हैं FAD को, ताकि FAD इसमें कन्वर्ट हो जाए FADH2। मतलब एक ये एक्चुअली शटल पाथवे होते हैं। एक शटल पाथवे में तो NADH ही बनेगा और दूसरे में FADH2 बनेगा। अगर तो NADH ही बना तो 2 NADH आपको 5 ATP देंगे। लेकिन अगर FADH2 बना तो 2 FADH2 आपको 3 ATP देंगे। इस वजह से दो का डिफरेंस आता है, वो भी मैं आपको पूरे शटल से एक्सप्लेन करूंगा। बट बेसिक ये है कि NADH खुद तो जा नहीं सकता। ठीक है ना, जो तो NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बने थे, वो तो ठीक है, वो तो उनका हम कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए शटल्स नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही है। बट ये NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, ये NADH को हम कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके जाएं? तो खुद तो जा नहीं सकते, तो ये आपने हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, जो भी सबस्ट्रेट होता है या जो भी आपका कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोजन उन्होंने लिए। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं तो आगे जाके वो हाइड्रोजन किसको दे रहे हैं? अगर NAD ने लिया तो NADH ही बन जाएगा, और अगर FAD ने लिया तो FADH2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे हम दो शटल पाथवेज की बात करेंगे। एक होता है एस्पार्टेट मैलेट शटल, और एक होता है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे। एक शटल पाथवे का क्या नाम है?
एस्पार्टेट मैलेट शटल पाथवे, दूसरे का क्या नाम है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब आप ये समझो, ये सबसे पहले हमने कौन सा पाथवे दिखाया है, एस्पार्टेट मैलेट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, आप ये देखो कि आप पहले ऑक्सैलो एसीटेट देखो, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अब जैसे हमने वैसे जो रिएक्शन पढ़ी थी सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो हमने क्या पढ़ा था, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बना था, तो वहां पर क्या हुआ था, एनएडीएच की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब मान लो ये ऑक्सैलो एसीटेट है, ये ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया, मैलेट में। ठीक है, अब ऑक्सैलो एसीटेट अगर मैलेट में कन्वर्ट होगा तो एनएडीएच क्या होगा आपका, यूज होगा। अब ये कौन सा एनएडीएच है, जो ग्लाइकोलिसिस वाला है। अभी हम जो रिएक्शन की बात करें ना, अभी हम साइटोसोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एनएडीएच कहां पर बना था, साइटोसोल में। ऑक्सैलो एसीटेट ने हाइड्रोजन लिए और वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये हाइड्रोजन थे किसके, ये ग्लाइकोलिसिस वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, इसने आपने हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सैलो एसीटेट को, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया मैलेट में। ठीक है, अब मैलेट आता है अंदर। अब मैलेट हमें पता है कि मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ठीक है, मैलेट से, क्योंकि ये रिएक्शन वैसे भी क्या होती है आपकी, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। अब दोबारा फिर क्या बन गया, एनएडीएच। तो जो बाहर एनएडीएच था, अल्टीमेटली वो अंदर भी एनएडीएच मिल गया। ठीक है, अब एक क्या होता है ना, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है, इसके लिए ना माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। जैसे ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये खुद से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए पहले इसको एस्पार्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। एस्पार्टेट आपका बाहर चला जाता है और वो दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, मतलब आपको मेन समझना है कि हो क्या रहा है। जो एनएडीएच किसके हैं, ग्लाइकोलिसिस के, उसको हमें अंदर लेके आना है। तो एनएडीएच ने अपने हाइड्रोजन ऑक्सैलो एसीटेट को दिए, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ मैलेट में, मैलेट अंदर आया, वो फिर दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको तो एनएडीएच मिल गया ना अंदर। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, तो वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, फिर एस्पार्टेट बाहर आता है और फिर एस्पार्टेट से हम क्या बना लेते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट। शटल पाथवे चलता है। ये सिर्फ शटल पाथवे इसलिए है ताकि हम एनएडीएच जो ग्लाइकोलिसिस वाले हैं उसको हमें, क्योंकि देखो अगर आपको उससे एटीपी चाहिए, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, तो यू हैव टू ब्रिंग दिस एनएडीएच इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाले। बाकी जो एनएडीएच एफएडीएच2 बने थे वो तो मैट्रिक्स में ही बने थे, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल मैट्रिक्स में हुई थी, तो उनको थोड़ा आपने लेके जाना है। दी शटल पाथवेज आर ओनली मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनएडीएच विच इज फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ये। हम्म। हम्म। जो है ये दोनों एनएडीएच का फेट यही होगा इस एस्पार्टेट हमारे। देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारे ना अलग अलग सेल्स टिश्यूज में होता है। जैसे ऑब्वियसली दोनों एनएडीएच हमें अंदर लेके आने हैं ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो आपको 5 एटीपी देंगे। ये क्या होता है ना, ये अलग अलग सेल्स में हो सकता है कि किसी में कोई शटल पाथवे होता है, किसी में कोई होता है। जैसे अभी मैं आपको एक आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोनों का सेम ही होगा ना। ठीक है, दोनों ही, देखो वो हम मान के चल रहे हैं ना कि दोनों एस्पार्टेट मैलेटी दिखा रहे हैं, या अगर आप ये मान के चलोगे दोनों ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट दिखा रहे हैं, तो फिर उसमें दो एनएडीएच की जगह दो एफएडीएच2 बनेंगे। ठीक है, ये देखो मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, ये है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वाला। अब देखो क्या हुआ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये किस में कन्वर्ट हुआ, आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। जब ये रिएक्शन हुई है तो देखो एनएडीएच एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एनएडीएच किस में कन्वर्ट हो गया, एनएडी पॉजिटिव, इसको चाहे रहने दो। इसका मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगने के बाद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो दोबारा कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। लेकिन अब क्या हुआ, जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना था, उसको हाइड्रोजन दिए थे एनएडीएच ने। ठीक है, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव हुए, क्योंकि तभी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, बट वो हाइड्रोजन गए एफएडी के पास, तो एफएडीएच2 बन गया और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाहर आ गया। तो एनएडीएच जो ग्लाइकोलिसिस के हैं, वो अगर एस्पार्टेट में लेट शटल ऑपरेटिंग होगा तो वो आपको एनएडीएच ही देगा,
अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल ऑपरेटिंग होगा तो वो आपको FeDH2 देगा, और 2 FeDH2 का मतलब 3 एटीपी, इसी वजह से 2 एटीपी का डिफरेंस आता है। देखो मेन क्या है ना, हाइट देखो क्या है ना, NADH के, अब देखो NADH तो जा नहीं सकता, उसने अपने हाइड्रोजन एक कंपाउंड को दे दिए, नाउ दैट कंपाउंड इज कैरिंग दोज हाइड्रोजन। जैसे वहां पर क्या था, वहां पर आपने ऑक्सैल एसीटेट से मैलेट बनाया था, सो मैलेट वाज कैरिंग दोज हाइड्रोजन्स। यहाँ पे ग्लिसरो 3 फॉस्फेट कैरी कर रहा है। अब वहां पर भी तो मैलेट दोबारा ऑक्सैल एसीटेट में कन्वर्ट हुआ था, तो उसने अपने हाइड्रोजन NAD को ही दिए। यहाँ पे लेकिन जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो उसने अपने हाइड्रोजन FAD को दिए, तो इसलिए FADH2 बना। अगर आपको पता ना, जब FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वो 1.5 एटीपी देता है। अब है तो वो NADH के ही ना, बट हम इसको काउंट 1.5 ही करेंगे, क्योंकि FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको 1.5 एटीपी देता है। तो इस वजह से आपका, अगर एस्पार्टेट मैलेट शटल ऑपरेटिंग है तो जो दो NADH है ग्लाइकोलिसिस के, वो आपको 5 एटीपी देंगे, लेकिन अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल ऑपरेटिंग है तो वो आपको 3 एटीपी देंगे। हम्म। हम्म। फॉस्फेट में जब कन्वर्ट फिर नहीं, NADH के हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे एक्चुअली NADH+H पॉजिटिव होना चाहिए, इसने अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए, ये इसमें कन्वर्ट हो गया बस। और ये जब गया, और ये जब दोबारा इसके हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो उसने वो FAD ने ले लिए, तो FADH2 बन गया। एंड नहीं, कैरियर तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल 3 बना ना, तो ग्लिसरॉल 3 के पास वो हाइड्रोजन है। जब ग्लिसरॉल दोबारा डाईहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हुआ तो उसने अपने हाइड्रोजन लीव कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे शटल पाथवे होते हैं। क्या होते हैं आपके शटल पाथवेज? जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, एज्यूमिंग दैट मैलेट एस्पार्टेट शटल इज ऑपरेटिंग। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोनॉल पायरुवेट टू CO2 एंड वाटर। बोला अगर मैं फॉस्फोनल पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराऊं तो कितने आपको एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और वो कह रहा है कि एस्पार्टेट मैलेट शटल ऑपरेटिंग है। करो, क्या आंसर आना चाहिए? अब देखो इसमें हमने स्टार्ट किससे करना है, फॉस्फोनॉल पायरुवेट से। हमें तो स्टार्ट इससे करना है ना। अब देखो फॉस्फोनल पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट। अब इस स्टेप पे एक एक एटीपी होगा, इसको मैंने लिख दिया 1। फिर पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोई, तो एसिटाइल कोई में एक NADH बनता है। ठीक है, एक यहां पर NADH। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक एसिटाइल कोई जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो वो आपको 10 एटीपी देता है, क्योंकि 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP एंड 2 CO2। ठीक है, अब देखो ना, 1 प्लस 2.5 प्लस 10, तो ये क्या आंसर आया आपका, 13.5 एटीपी। देखो यहाँ पे शटल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना था, NADH तो उस स्टेप पे बना था। देखो सिर्फ वो वाला जो स्टेप है ना, जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना था, उस स्टेप पे जो NADH बना था, हमें सिर्फ उसको, उसके लिए शटल है बस। जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना था आपका, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इस स्टेप पर क्या बना था आपका, एक NADH बना था। ठीक है, ऑब्वियसली वो तो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, तो हमने कहा था 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होते हैं, तो 2 ही 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। ठीक है, तो एक NADH ऑब्वियसली यहां पर बनता है, देर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 NADH। अब देखो ना, आप तो स्टार्ट ही इससे कर रहे हो, तो उस वाले NADH को तो कोई लेना देना ही नहीं है, उसको तो आप भूल जाओ ना, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फॉस्फोनल पायरुवेट।
और अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अपने आप दो ले लेते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज को मान के चल रहे हैं। उसने हमें ऐसा लिखा, उसने तो हमें क्या बोला है, एक फॉस्फेनल पायरुवेट है, हम दो उसको क्यों लेके चले? उसने आपको दो तोड़ा दिया है, अगर हाँ ग्लूकोज से स्टार्ट करें फिर अलग बात है ना। उसने तो हमें एक ही दिया है, बस आपने देखना है कि आगे वाले स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, यहां पर चाहे शटल लिखा भी नहीं होता, चाहे मेलेट एस्पार्टेट लिखा होता, चाहे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लिखा होता, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फॉस्फेनल पायरुवेट। हाँ, अगर आप ग्लिसरैल्डियर 3 फॉस्फेट से स्टार्ट करते, फॉर एग्जाम्पल, तब आप ये जो NADH है, फिर ये आपको अगर ये शटल होता तो 2.5 देता। ठीक है, फिर एक ATP बनता जब 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता। जैसे अगर मैं ग्लिसरैल्डियर 3 फॉस्फेट से स्टार्ट करूं तो 2.5 ये हो जाएंगे, और एक आपका जब 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तो एक ATP वो हो जाएगा। तब आप इसके अंदर क्या कितने ऐड कर दोगे, एक ATP हो गया तो 3.5 और ऐड कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 17। क्योंकि हाँ, अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल है तब ये, अगर हम ग्लिसरैल्डी एट 3 फॉस्फेट से स्टार्ट करेंगे तब ये 17 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कौन सा शटल होता है आपका, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, फिर ये 2.5 की जगह 1.5 आप लेते, तो फिर एक ATP आपका कम आता, तो ये आंसर 16 आता। तो आपको जहां से गिवन है वहीं से स्टार्ट करना है, आपको इधर उधर से स्टार्ट नहीं करना है। मेरे को अगर यहां से गिवन है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से गिवन है तो जोन सा आपको इंटरमीडिएट गिवन होगा, आपको उसके बाद वाले स्टेप्स देखने हैं। इसके अंदर तो, क्योंकि आप स्टार्ट ही फॉस्फेनल पायरुवेट से कर रहे हो, तो इसमें तो वो NADH बने ही नहीं ना, क्योंकि वो NADH तो पहले बनते हैं। तो अगर आप स्टार्ट ही फॉस्फेनल पायरुवेट से कर रहे हो तो आपको उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 13.5 ATP। 13.5 ATP। इसमें मैलेट एस्पार्टेट शटल का कुछ रोल नहीं था। फिर आप यही तो देखो, यही तो चीज आपको समझनी है ना। आप मुझे बताओ, जब आप फॉस्फेनल पायरुवेट से स्टार्ट कर रहे हो, वो NADH तो पहले बने हैं, वो तो ग्लिसरैल्डियर 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना था, उन NADH को कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए शटल है। जब मैं स्टार्ट ही फॉस्फेनल पायरुवेट से कर रहा हूं तो मेरे को पीछे का तो कुछ देखना ही नहीं है। पीछे वाले के NADH तो मैं तब काउंट करूंगा ना जब मेरे को स्टार्ट पहले से करना हो। जब मैं स्टार्ट ही फॉस्फेनल पायरुवेट से कर रहा हूं तो मेरे को पहले वाले NADH वगैरह कुछ नहीं देखने। तो जहां से गिवन है, क्योंकि आपको मैंने फॉस्फेनल पायरुवेट दिया है, मैंने कहा आप उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओ, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, फिर जब वो एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है तो इट विल गिव यू 10 ATP। बस, क्या नहीं? ठीक है, अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस NADH जो बना है आपका, अब वो NADH, या अगर एस्पार्टेट मेलेट शटल होगा तो वो 2.5 ATP देगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल होगा तो 1.5 देगा। हाँ, वो तो चलो, वो तो कॉमन ही है ना, वो तो आपने काउंट करनी ही करनी है। वो तो सारे काउंट करेगा ना, फिर वो आपको क्वेश्चन ये देगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरैल्डी एट 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरैल्डी एट 3 फॉस्फेट के बाद वाले जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपको सब करने पड़ेंगे। देखो भैया ना, आपको साइकिल्स जो भी आप पाथवेज पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव ए गुड इमेज ऑफ दिस थिंग कि हो क्या रहा है। ये नहीं है ना कि आप हर एक पाथवे जैसे अलग अलग मान के चलोगे। तो आपको, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा, तो एक ऑर्डर में पढ़ना है। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, तो हर एक वो पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे वही है ना, इसमें बच्चों को शटल्स का नहीं पता होता। जैसे मैं ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ के चला गया, मैंने साइकिल भी पढ़ ली, बट मुझे शटल्स ही नहीं पता। अब क्या था, वैसे तो अगर इस क्वेश्चन में मैटर ही नहीं करता शटल का तो कोई रोल ही नहीं था। जिसको सिंपल भी पता था ना कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और फॉस्फेनल पायरुवेट से आगे क्या होता है, क्वेश्चन तो तब भी हो जाना था। बट वो कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे शटल लिख दिया ना, ताकि स्टूडेंट को लगे पता नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा नहीं है शटल कभी? हाँ, है कुछ नहीं, सिर्फ शटल्स का मेन काम क्या है, जो NADH साइटोसोल में बने हैं उसको कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आना है, बस। ठीक है,
अभी देखो, अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें तो सारा कुछ ही है। जैसे इसमें आपको लिखा ना ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट पाथवे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस शंट पाथवे का मतलब क्या है। जो एनएडीएच साइटोसोल से आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो आपको एफएडीएच2 देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, देखो अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि एनएडीएच और जो आपका एफएडीएच2 है। ठीक है, हम अभी तक क्या डिस्कस करते आए हैं कि जो एनएडीएच और एफएडीएच2 है, एनएडीएच कितने एटीपी दे रहा है, 2.5। एफएडीएच2 कितने एटीपी दे रहा है, 1.5। तो इसके लिए इन एनएडीएच और एफएडीएच2 को किस में जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली कहां पर होती है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर होती है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 to 5 होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 to 5। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ठीक है, इसकी जनरली डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटी रिच एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स with the help of energy, with the help of energy liberated during, with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzymes, liberated during oxidation of reduced coenzymes, oxidation of reduced coenzymes। reduced coenzymes कौन से हैं आपके, NADH and FADH2। oxidation of reduced coenzymes in bracket NADH comma FADH2 provided in respiration। NADH FADH2 provided in respiration। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोवाइडेड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर हमने किसकी बात करनी है, आपके जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स लिख लेते हैं। जैसे इसमें एक होता है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 का जो नेम होता है दैट इज NADH रिडक्टेज, NADH रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्चुअली इसमें 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स।
that is FMN and FES, two prosthetic groups. FMN and FES, FMN एंड FES, ठीक है। ऐसे फिर कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है, इसका नाम नेम होता है आपका सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स थ्री होता है आपका, सो दिस इज वन, टू, थ्री, कॉम्प्लेक्स थ्री, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स थ्री है इसमें आपका वी हैव QH2, QH2 साइटोक्रोम, QH2 साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे साइटोक्रोम बी होता है, FES होता है, एंड साइटोक्रोम C1, एंड साइटोक्रोम C1। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर में जैसे आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर साइटोक्रोम A3 एंड टू कॉपर सेंटर्स होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड टू कॉपर सेंटर्स, एंड टू कॉपर सेंटर्स, साइटोक्रोम A3 एंड टू कॉपर सेंटर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वन, टू, थ्री एंड फोर, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स एक साथ वर्क करते हैं। और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फाइव होता है वो हमारा क्या होता है आपका, जो एटीपी सिंथेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फाइव क्या होता है हमारा, एटीपी सिंथेस। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स फाइव, कॉम्प्लेक्स फाइव इज बेसिकली योर एटीपी सिंथेस, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या लिखते हैं, F0 F1, क्या लिखते हैं, F0 F1, F0 F1, ठीक है। इसमें नोट का मतलब होता है ओलिगोमाइसिन इनहिबिशन, नोट का मतलब क्या होता है, ओलिगोमाइसिन इनहिबिशन, and one means it is first of the, it is first of the several factors, it is first of the several factors isolated from mitochondria, it is first of the several factors isolated from mitochondria, it is first of the several factor isolated from mitochondria, ठीक है।
और ये एक तरह से क्या होते हैं आपके, दीज आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एटीपी ड्राइवन प्रोटोन पंप्स, रिवर्सिबल एटीपी ड्राइवन प्रोटोन पंप्स, एटीपी ड्राइवन प्रोटोन पंप्स। एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये एटीपी का ब्रेकडाउन बना भी सकते हैं और ये एटीपी का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो मेनली हमने तो एटीपी सिंथेसिस पढ़ना है, क्योंकि ये जो F1 होता है इसके पास एटीपेज एक्टिविटी भी होती है। इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, एटीपेज एक्टिविटी। F1 के पास कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी, एटीपेज एक्टिविटी। ठीक है, और इसका एफ टाइप नाम इसलिए आया क्योंकि ये एक तरह से कपलिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एफ टाइप नेम derives from, F type name derives from identification of, derives from identification of, identification of these 80 pages, these 80 pages as energy coupling factors, as energy coupling factors। ठीक है, एफ टाइप नेम डिराइव्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज 80 पेजेस एज एनर्जी कपलिंग फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है। तो एफ नोट का मतलब क्या है, ओलिगोमाइसिन इनहिबिशन 1 का मतलब इट इज फर्स्ट ऑफ द सेवरल फैक्टर आइसोलेटेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखते हैं मेन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अभी सिर्फ हमने जस्ट कॉम्प्लेक्सिस के नेम डिस्कस करे हैं। ठीक है, जैसे ये तो देखो, एक तो ये एक बेसिक इमेज है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होते हैं ये कहां पर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जो एनएडीएच है वो कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे एंटर करता है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है कि एनएडीएच कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे एंटर करा और जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से किसके पास गए, 3 के पास। ठीक है, जैसे बीच में कभी हम पढ़ेंगे आपका जो क्यूनोन्स होते हैं विच कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, तो 1 से गए 3 के पास। फिर एक साइटोक्रोम सी होता है जो 3 से लेके जाता है 4 के पास। ठीक है, और लास्ट में इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, वाटर। ठीक है, अभी हम और भी देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि जब एनएडीएच एंटर करा है तो 4 हाइड्रोजन आइंस कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे, 4 हाइड्रोजन आइंस कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे, और 2 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे। मतलब 10 हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज होते हैं जब एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। लेकिन जब एफएडीएच2 जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स 2 लेवल से एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है तो वो 2 से इलेक्ट्रॉन देता है 3 के पास, 3 से देता है 3 से 4 के पास इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है, साइटोक्रोम सी। तो एक एफएडीएच2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो कितने हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज होते हैं आपके, 6। ठीक है ना, यही यही मेन रीजन होता है कि जो प्रोटॉन्स है ना, क्योंकि इन प्रोटॉन्स ने ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स की तरफ आना है और एटीपी बनाना है। अब एक एनएडीएच की वजह से कितने हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हुए, 10, और एक एफएडीएच2 की वजह से कितने हुए, 6। तो क्योंकि ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन काम क्या होता है कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना, कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो और आपके जो मैट्रिक्स में कम हो। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने से क्या हो रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं, और ये जब हाइड्रोजन आयंस
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो एटीपी बनता है। अब क्योंकि एनएडीएच की वजह से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज वाई इट गिव्स यू मोर एटीपी एज कंपेयर टू एफईडीएच टू। ठीक है, ये जैसे बेसिक इमेज है। अब हम जैसे दूसरी इमेज देखते हैं। ठीक है तो ये भी बेसिक, मतलब ये वो इमेज है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, बट वही है ना कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि इमेज तो हम ऐसे देख लेते हैं बट हमें समझ होनी चाहिए। अब आप इसको देखो ध्यान से। अब ये एनएडीएच कहां पर है? मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एनएडी पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का भी रिमूवल होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी। ठीक है, देखो हम तो सिर्फ बेसिक रिएक्शन दिखा रहे हैं ना। अब क्या हो रहा है, मे बी कॉम्प्लेक्स लेवल पे बड़ी सारी रिएक्शंस और भी हो रही हैं। तो अल्टीमेटली 4 हाइड्रोजन आइंस आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज हो गए। जैसे अब आपको है ना, एनएडीएच ने तो 2 ही हाइड्रोजन दिए हैं, बट उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से 4 हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज हुए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास आए? एफएमएन। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स वन के पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया, एक एफएमएन और एक एफईएस। तो जो इलेक्ट्रॉन एनएडीएच से आए, पहले वो एफएमएन के पास के, फिर एफईएस के पास के। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं फिक्स। अब ये तो मूव करते नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉम्प्लेक्स वन ने दिए यूबिक्विनोन को। ठीक है, यूबिक्विनोन एक तरह से क्या होता है आपका? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। यूबिक्विनोन क्या होता है आपका? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, विच कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने UqH2 बना दिया। ठीक है, अब UqH2 ने आगे गया और उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? साइटोक्रोम बी। अब कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था किसके पास जाते हैं? कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। अब थ्री में सबसे पहले किसके पास गए? बी, फिर एफईएस, फिर साइटोक्रोम C1। इस लेवल पे भी कितने हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज हो गए? 4। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वन से गए थ्री के पास, 3 से 4 के पास कौन लेके जाता है? साइटोक्रोम C। ये भी एक तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, विच विल कैरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 to 4। अब यहां पर क्या होता है? साइटोक्रोम C से गए कॉपर, जैसे कॉपर ए होता है, फिर साइटोक्रोम A3 कॉपर बी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? ऑक्सीजन के पास, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? वाटर। और कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे भी कितने हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज हो गए? आपके 2। तो इसका मतलब एनएडीएच का क्या पाथ है? 1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3 के पास, 3 से जाते हैं 4 के पास। दिस इज द, जो अगर आप एनएडीएच की बात कर रहे हो। ठीक है, इस लेवल पे 4 हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज हुए, 3 लेवल पे भी 4 इंक्रीज हुए, 4 लेवल पे 2 इंक्रीज हुए। तो टोटल एनएडीएच की वजह से 10 हाइड्रोजन आइंस मेरे इंक्रीज हो गए। कहां पर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, ये तो हो गया किसकी बात? एनएडीएच की। ठीक है, अब एफएडीएच2 जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 लेवल पे एंटर करता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है। तो अब यहां पर इस लेवल पे लेकिन हाइड्रोजन आइंस नहीं आते। जैसे जब आप स्टार्ट करोगे ना कॉम्प्लेक्स 2 से, तो एफएडी से इलेक्ट्रॉन गए एफईएस के पास। ठीक है, जैसे वहां पर एफएमएन था, एफईएस था, यहां पे एफएडी से एफईएस। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वही यूबिक्विनोन लेके जाता है। ठीक है, 2 से किसके पास लेके जाता है? 3 के पास। ठीक है, फिर 3 में वही साइटोक्रोम बी, एफईएस, साइटोक्रोम C1। फिर 3 से इलेक्ट्रॉन 4 के पास कौन लेके जाता है? साइटोक्रोम C। दैट इज, इसमें फिर आएगा आपका कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर बी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर। तो 2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? 3, 3 से गए 4। अब 2 लेवल पे कोई हाइड्रोजन आइंस नहीं जा रहे हैं, तो 3 लेवल पे वही 4, 4 लेवल पे वही 2। तो कितने हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज हुए आपके? 6 हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज होंगे, और जब हाइड्रोजन आइंस यहां पर इंक्रीज होंगे और मैट्रिक्स में कम होंगे, तभी आपका एटीपी बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं, ये हमने क्या देखा? F0 F1। F0 जनरली मेम्ब्रेन में होता है, F1 पेरिफेरल होता है।
हमने हमने क्या देखा कि जब 4 हाइड्रोजन आयंस जाते हैं तब जाके एक एटीपी बनता है। जब 4 हाइड्रोजन आयंस इसमें से जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन आयंस जाते हैं तो एक एटीपी बनता है। तो अगर 10 हाइड्रोजन आयंस जाएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 2.5। ठीक है, और वही ना, जाएंगे तो मतलब मान लो आप 12 जाए तो 3 एटीपी बन जाएंगे। बट हम तो ये देख रहे हैं ना कि क्योंकि देखो एक एनएडीएच तो है नहीं, बड़े सारे एनएडीएच हैं, बड़े सारे हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे अभी, लेकिन हम सिर्फ एक एनएडीएच की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 6 हाइड्रोजन आयंस की वजह से कितने एटीपी बनेंगे? 1.5। इसलिए हम 2.5 और 1.5 लिखते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि एक एनएडीएच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो कितने हाइड्रोजन आयंस आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज हो रहे हैं, और एक एफएडीएच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तब कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब 4 हाइड्रोजन आयंस एफ नोट एफ वन में से जाएंगे तब आपका क्या बनेगा? एटीपी। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो यहां पे खत्म होगी जो वाटर बन गया, लेकिन तभी हमने दोनों चीजों का अलग अलग लिखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से जो एनएडीएच एफएडीएच2 है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। और जब वो हाइड्रोजन आयंस बेसिकली आपके क्या होंगे, वहां पर इंक्रीज होंगे, तभी एटीपी बनेगा। ठीक है, इस इसको क्या बोलते हैं हम आपकी, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब जैसे कई बार आपको इसमें बेसिकली ना याद रखना है कि किसका क्या पार्ट है। जैसे आगे इसमें क्वेश्चन आता है इनहिबिटर्स के ऊपर, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, तो आपको ना पाथ याद रखना है। ठीक है, अब एक बार नेट के पेपर में क्वेश्चन आया, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में एफ नहीं है? आप देखो यहां पर एफ कॉम्प्लेक्स 1 में है, एफ कॉम्प्लेक्स 3 में है, एफ कॉम्प्लेक्स 2 में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 में एफ नहीं है। ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो कॉम्प्लेक्स 4 में जैसे कॉपर सेंटर होते हैं उसमें एफ है ही नहीं। आए समझ में ये? तो इस तरह से हमें इसको आपको याद रखना है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, या जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे हैं तो उसकी कैसे पैसेज हो रही है। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सिंपल देखो, आपको क्या याद रखना है, एनएडीएच कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे एंटर करता है, और मेरा जो एफएडीएच2 है वो कॉम्प्लेक्स 2 लेवल पे एंटर करता है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस जैसे होता है ना, 1 से इलेक्ट्रॉन 3 के पास जाते हैं, फिर 4 के पास, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद रखने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे 4, 3 लेवल पे 4, 4 लेवल पे 2। ठीक है, और एनएडीएच जाता है तो 10 हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते हैं, और आपका एफएडीएच2 जाता है तो 6 हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब देखो ना, अभी हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ा है। अब जैसे ये एफ नोट एफ वन है, ये भी मोटर होती है। एफ नोट एफ वन के भी बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली मोटर की तरह काम करती है। जब ये हाइड्रोजन आयंस इसमें से जाते हैं तो मान लो क्या ना, एडीपी और पीआई लगा हुआ है, बट मान लो एक एक तरफ है, दूसरा एक तरफ है। बट जैसे ही वो हाइड्रोजन आयंस जाते हैं तो वो मोटर रोटेट करती है, जिससे एडीपी और पीआई साथ में आते हैं और एटीपी बन जाता है। तो वो पूरा उसका भी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उसमें भी हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये गेट के एग्जाम में। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो मैं आपसे ही साथ साथ क्वेश्चन पूछूंगा जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। अब देखो उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, हर एक स्टेप को आपको ध्यान से करना है। अब उसने कहा है एक ऑर्गेनिज्म है जो यूज करता है ओनली द ग्लिसरोफॉस्फेट शंट पाथवे टू ट्रांसपोर्ट साइटोसोलिक एनएडीएच टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें शंट पाथवे हमने पहले पढ़ लिया है, एक तो एस्पार्टेट मैलेट शटल होता है या और एक ग्लिसरोफॉस्फेट शंट होता है। तो वो कह रहा है ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ इसी को यूज करता है साइटोसोल के एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए। ठीक है, फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4
of electron transport chain in these organism transport 2.5, 1.5 and 2 protons respectively. अब देखो उसने ना, जैसे हमने कहा था कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे कितने प्रोटॉन जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है 4, इसने कितने दिए हैं 2.5, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, वो कह रहा है 2.5 प्रोटॉन्स फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे कितने जा रहे हैं 2.5, कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे 2.5, कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे 1.5 और कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे 2 प्रोटॉन्स। जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था 4 4 2। ठीक है, क्योंकि 2 लेवल पे तो उसमें भी नहीं जाते थे। वो कह रहा है हाइड्रोजन टू एटीपी रेशियो जो है एफ नोट F1 एटीपीज की वो 4 है, वो सेम ही है कि 4 हाइड्रोजन आइन जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा। टर्मिनल एक्सेप्टर यहां पे ऑक्सीजन ही है। वो कह रहा है आप मुझे नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बताओ जो NADH को ऑक्सीडाइज करके बनेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे। मतलब जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बने थे उनसे कितने एटीपी बनेंगे। अब ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बने थे, ठीक है, पहला स्टेप आपने सही बताया। अब उसने मुझे ये क्या बताया कि वो जो NADH है वो कौन से पाथवे के थ्रू आ रहे हैं। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट के थ्रू अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 2 FADH2। ठीक है, 2 FADH2। अब FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो कितने प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। नहीं नहीं, इसके हिसाब से बताना है ना, उसके हिसाब से तो 6 थे। इसके हिसाब से अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो बताओ वो कितने एटीपी बनाएगा। एक एफडी क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करता है, 1 के तो प्रोटॉन काउंट नहीं करने। ठीक है, सो 2 से जाएगा किसके पास, 3 के पास, 3 से 4 के पास, तो एक FADH2 जाएगा तो कितने प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। और अगर 2 FADH2 जाएंगे तो 7। अब हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन आयन एक एटीपी बनाते हैं, तो 7 हाइड्रोजन आयंस कितने एटीपी बनाएंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आयंस की वजह से एक एटीपी बन रहा है, तो 7 की वजह से कितने बनेंगे, 7/4, विच कम्स आउट टू बी 1.75 एटीपी। और ये इसका आंसर है। अब आप इस चीज को समझो। अब जैसे एक स्टूडेंट थी हमारी ना, गेट एक्सेल में क्वेश्चन आया था, वो कहते सर ये क्वेश्चन जब हुआ ना और मतलब इसका आंसर जब मुझे पता लगा कि मेरा सही है, कहते मुझे बहुत खुशी हुई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। आपको यह पता होना चाहिए था कि जो NADH ग्लाइकोलिसिस के बने हैं, ठीक है, अगर वो, अब मान लो आपको शंट के बारे में पता ही नहीं है तो यू विल नॉट कन्वर्ट दोज NADH इनटू FADH2। ठीक है, अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे, फिर क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि FADH2 कौन से कॉम्प्लेक्स से एंटर करता है, क्योंकि वो 2 से एंटर करता है तो 1 के प्रोटॉन लेने नहीं है। अब कोई बच्चा वो उसको NADH ही लेके चलेगा, तो अगर वो उसको NADH लेके चलेगा और वो ये मान के चलेगा कि NADH उसको कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर करता है, फिर वो सारे प्रोटॉन काउंट कर लेगा। सारे प्रोटॉन का मतलब कितना हो गया, 2.5 प्लस 1.5 कितने हो गए, 4 प्लस 2 6, फिर वो 6 इंटू 2 12 कर देगा, और वो 12 के फिर निकाल देगा 3 एटीपी। फिर ये भी बात है कि वो ये भी गलती कर सकता है, क्या बता, वो एक ही NADH लेके चल ले। आपको ग्लाइकोलिसिस में तो 2 NADH बनते हैं ना। आप सोचो कि जिसने बनाया क्वेश्चन उसने सारा कुछ चेक करा, उसने ये चेक करा आपको ग्लाइकोलिसिस के NADH पता है या नहीं पता है, उसने ये चेक करा कि आपको शंट पाथवे पता है या नहीं पता है, उसने ये चेक करा कि अगर जो NADH और FADH है वो कौन से कॉम्प्लेक्स से एंटर करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन पता होने के बाद ये क्वेश्चन होना था। अब मेरे को साइकिल्स याद है, मुझे स्टेप्स याद हैं, बट क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ लिया। तो सिर्फ आपने साइकिल्स को रटना नहीं है, आपको साइकिल्स की समझ होनी चाहिए। इस लेवल पे आके समझ समझ इन द सेंस की, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन करा तो इससे हमें चीजों की क्लैरिटी हुई कि जो हमने पढ़ा है ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है ना, इसलिए हम
पहले थ्योरी पढ़ते हैं, ये थोड़ा कि हमने बिना थ्योरी के सीधा ही। अब जैसे कहीं अगर एक एनडीडीएच मान के चलते तो फिर वो उसका आंसर 0.875 निकालते, क्योंकि ये आता है फिल इन द ब्लैंक। जो गेट का एग्जाम है या जैसे जैम का एग्जाम है उसमें फिल इन द ब्लैंक पूछेगा। ठीक है, अब प्रिपेयर कर रहे हैं तो टॉपिक्स वही हैं, ऐसे नहीं है कि साइकिल्स वही हैं, बट द जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हर एक एग्जाम के अंदर डिफरेंट होता है। ठीक है, बेसिक्स वही होते हैं, बट अब देखो ना, आप जिसको ये सारी नॉलेज नहीं होगी वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट गुड मार्क्स इन गेट एग्जाम, उनको उनका ये वाला एप्टीट्यूड अच्छा होता है। ठीक है, उनको ये नहीं है कि चीजें रटी हुई हैं, बट दिस इज समथिंग कि उनका ये अच्छा होता है। और वो खुद ही बोलते हैं कि वो कहते हैं ना सर हमारा एप्टीट्यूड, हमारा थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, इस वजह से हमारी उसमें अच्छी रैंक आई है। ठीक है, तो यू नीड टू बी गुड एट दीज थिंग्स, कि थोड़ा आपको, क्योंकि ये एप्लीकेशन है उसकी, जो हमने सीखा उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, आए समझ में ये कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी? तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था आपका, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हमने मेनली शटल पाथवेज देखे। ठीक है, एस्पार्टेट मैलेट क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल पाथवे क्या होता है, फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताया। ठीक है, अब इसमें एक जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ है वैसे इनहिबिटर्स। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक डिफरेंट इनहिबिटर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे इनहिबिट करता है, कोई कॉम्प्लेक्स 2 लेवल पे कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी। ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी इसका मतलब वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी तो फिर हाइड्रोजन आयंस भी इंक्रीज नहीं होंगे इतने। ठीक है, तो इनहिबिटर पे एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, दे विल गिव यू कि मतलब वो जैसे टेबल की फॉर्म में भी दे देते हैं कि ये 3 4 इनहिबिटर हैं, बताओ इनका ये कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फिर एक अनकपलर्स का कंसेप्ट होता है। अनकपलर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलने देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे चल रही है चल रही है, हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो ग्रेडियंट बनता है कि बाहर प्रोटॉन ज्यादा है अंदर कम है, इसको खत्म कर देते हैं, इसको डिसिपेट कर देते हैं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ेंगे, बट वो एटीपी नहीं बनने देते। जैसे अब पढ़ेंगे हम, एक होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अनकपलर कैसे वर्क करते हैं, सो दे ब्लॉक एटीपी सिंथेसिस विदाउट अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्चुअली हमने ना दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक हम पढ़ेंगे इनहिबिटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस। दोनों चीजें अलग अलग है। देखो क्या है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी एटीपी बनेगा, बट हमारे पास अलग अलग इनहिबिटर होते हैं। कुछ इनहिबिटर होंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकेंगे, कुछ इनहिबिटर वो होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी और उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती रहेगी, लेकिन एटीपी नहीं बनेगा, क्योंकि एटीपी सिंथेस को इनिबिट करेंगे, कोई एफ नोट को इनिबिट कर देगा, कोई F1 को इनिबिट कर देगा। अनकपलर्स तो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है उसी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने यहां प्रोटॉन बढ़ाया, इसलिए तो बढ़ाया कि प्रोटॉन इसके थ्रू जाए तो एटीपी बने, लेकिन अगर कोई कंपाउंड उस ग्रेडियंट को ही खत्म कर दे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से बना है तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे।